नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है में सुधा उपाध्याय के सौजन्य से आज मैं आलोक मिश्रा जी के साथ हूँ। आलोक मिश्रा को बहुत लंबे अरसे से जानती हूँ, बहुत करीबी है, लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं है सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आलोक की कविताएं या आलोक को पढ़ने का। दरअसल शोधार्थियों में एक नई तरह के क्या कह सकते हैं मिजाज, नई तरह की भाषा और नई तरह के तेवर को आपसे परिचित करवाना चाह रही थी। आलोक की एक पुस्तक, एक कविता संग्रह में पढ़ चुकी हूँ। मैं सीखता हूँ बच्चों से जीवन की भाषा, और बस आलोक मन में बस गया। आलोक का उजास ही कुछ ऐसा है जो जीवन के स्पंदन को पकड़े, जो जीवन में ज़रूरी धुरी यानी औरत, बच्चे और बुज़ुर्ग, उनकी संवेदना को महसूसे, उनके अनुभवों से गुज़रे और उनकी अनुभव यात्रा, उनकी जीवन यात्रा में उनकी व्यथा कथा विपदा कह सुन सके, ऐसा है आलोक। बहुत प्रशंसा नहीं कर रही, लेकिन आलोक को पढ़ने का लंबे समय से मन बना चुकी थी। आलोक लगातार लिख रहे हैं। दरअसल लगातार रचना ही वो प्रक्रिया है, वो उस प्रक्रिया का सुख है कि आप समाज की बुनकरी में शामिल हैं, समाज के तोड़फोड़ और समाज के छिद्र देख चुके हैं और इस गडमट ढांचे में कुछ नया जोड़ने के लिए आग्रही हैं। आप यथास्थितियों से टकराते हैं बार बार। आप इन तमाम पसरी हुई, चाहे वो पर्यावरण में है, चाहे वो प्रकृति में है, चाहे वो मनुष्य की स्वभाव में है, व्यवहार में है, फैब्रिकेशन को, उस बनावटी, उस छद्म दुनिया को पकड़ लेते हैं। आलोक की बिल्कुल अलग तरह की कविताओं के साथ आज हूँ, और जैसा कि इस YouTube चैनल का कलेवर है, मैं अपने शोधार्थियों और विद्यार्थियों से आलोक का एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय दे दूं, एक औपचारिक परिचय करवा दूं, और उसके बाद हम उनकी रचनाओं पर आते हैं। शोधार्थियों, आलोक मिश्रा का जन्म लोहटा में हुआ, जिला सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। एक गरीब किसान के परिवार में जन्मे, और यही वजह होगा कि जो श्रमशील है, जो प्रतिबद्ध है और जो लगातार इस प्राकृतिक दोहन में, इस मानवीय संवेदनाओं के गिरते हुए समय और समाज में हाशिए पे कर दिया जा रहा हो, आलोक उन सबके साथ हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया, एमए एमफिल किया। ये दिल्ली के सरकारी विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं। दरअसल विद्यालय में नौकरी, सरकारी विद्यालय में नौकरी, स्कूल में टीचिंग को मैं सबसे टफ जॉब मानती हूँ, क्योंकि ये स्कूली शिक्षक जो हैं, दरअसल ये पात्र गढ़ कर, बनाकर अच्छे से हम तक भेजते हैं और हम उसे बस सजाते संवारते हैं। पूरी गाढ़ी मेहनत इनके चरित्र निर्माण में, इनकी मानसिक बनावट में, इनकी सोच समझ और विचार को एक शेप देने का काम स्कूल का शिक्षक करता है। और आलोक को मैं बार बार सैल्यूट करती हूँ कि वो अपने विद्यार्थियों के साथ, उसी जुड़ाव के साथ उनका मन गढ़ रहे हैं, नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। इस समय इनकी प्रतिनियुक्ति SIRT दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हैं। ये समसामयिक तमाम शैक्षिक मुद्दों पर आलोक लेखन करते रहे हैं। मैं इसकी साक्षी हूँ, मैं लगातार देख रही हूँ। कविता हो, कहानी हो, ये दोनों विधाओं में समय समय पर तमाम समसामयिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे, चाहे वो जनसत्ता हो, निर्वाण टाइम्स हो, शिक्षा विमर्श हो, कदम, कर्मबख्श, किस्सा कोताह, परिकथा, मगहर, परिंदे, अनौपचारिका, वागर्थ, हंस, इंद्रप्रस्थ भारती, बहुमत, इन सब में लगातार आलोक प्रकाशित हो रहे हैं।
बोधि प्रकाशन से इनका कविता संग्रह जैसा मैंने बताया मैं पढ़ चुकी हूँ, उसकी समीक्षा कर चुकी हूँ। मैं सीखता हूँ बच्चों से जीवन की भाषा, ये 2019 में आई। ये कविता संग्रह 2019 में प्रकाशित हुई और साहित्य सुधी लोगों में, कविता प्रेमियों में, आलोचक जगत में अच्छा नाम इस संग्रह को मिला, अच्छी ख्याति मिली। प्रलेख प्रकाशन से बाल कविता संग्रह क्यों ना तुम सा हो जाऊं मैं, ये प्रकाशित है। इसी संग्रह पर किस्सा कुताह कृति सम्मान इन्हें 2020 में मिल चुका है। शिक्षा पर ही केंद्रित किताबों में इनका मन रमता है। इन्होंने बच्चे मशीन नहीं है, ये अगोरा प्रकाशन से हाल ही में प्रकाशित हुआ है। तो बच्चों के लिए जो नई दुनिया गढ़ रहा हो, जो बच्चों के मन विचार बना रहा हो, जो बच्चों को ऊर्जा, उल्लास और उत्साह दे रहा हो, सृजनशील कर रहा हो, जो बच्चों के बारे में दिन रात सोच रहा हो और उनके क्या कह सकते हैं, उनके मन मस्तिष्क को गढ़ रहा हो, मैं ऐसे शिक्षक को, कवि को सैल्यूट करती हूँ और शुद्धार्थी हूँ। आज आलोक मिश्रा की कुछ ही कविताओं के साथ मैं उनकी रचनात्मक यात्रा में आप सबको सहयात्री बनाती हूँ। पहली मेरी पसंद की कविता है प्रेम और मैंने जब भी किया प्रेम, मेरी प्रेम कहानी की नायिकाएं इतनी व्यस्त रहीं कि पलटकर उस तरह से प्रेम न दे पाईं। ये भी हो सकता है कि जिन्हें मैं अपनी प्रेमिकाएं समझता रहा वो मुझसे प्रेम ही न करती हूँ, या ये भी कि मैं उनके प्रेम के काबिल ही न रहा हूँ। मेरी पहली प्रेमिका बकरियां चराती थी। वैसे वो भी लगती थी किसी नवजात बकरी सी। 10-10 बकरियों की रस्सी थामे वो घिसटती रहती थी कई दिशा में। जिधर ज़्यादा बकरियां उधर वो। उन दिशाओं में मेरे प्रेम की भी हो सकती थी एक दिशा, पर उस दिशा में संभावना नहीं थी। उसकी बीमार माँ और नशेड़ी बाप की तामीर की, इसलिए वो कभी 2 कदम भी न चली मेरी ओर और एक दिन हो गई विलीन मेरी दुनिया से। मेरी दूसरी प्रेमिका रोपती थी धान, काटती थी गन्ने, एक खेत से दूसरे खेत तक चलती रहती थी उसकी यात्रा। खेतों में झुकी झुकी वो गाती थी गीत, दिशाएं कान लगाती थी उस पर, धरती नाच जाती थी। मैं हवा में उठ जाता था और करता था उसे प्रेम भरे इशारे, पर इससे ज़्यादा उसने कभी न भाव दिया न मौका। वो ताकती थी कनखियों से मुझे और मुस्कुरा उठती थी। उसे खेतों में झुके रहने से मुक्ति नहीं थी, मुझे उठना था उन खेतों से ऊपर, सो उठ गया। स्कूल की ऊपरी कक्षा में पहुंचा तो साइकिल से उड़कर रोज मेरी ही कक्षा में आती मिली मुझे मेरी तीसरी प्रेमिका। उसके जलवे बड़े थे कि जज्बा मैं ठीक से नहीं कह सकता। 7 कोस साइकिल से नापना, सौतेले भाई बहनों और पूरे परिवार को सुबह शाम खाना बना खिलाना, उस पर सबसे अधिक अंक ले आना, क्या जादूगरनी थी वो? हाँ, शायद जादूगरनी ही थी कि मेरा प्रेम पत्र लेकर बिना जवाब दिए हो गई छू मंतर, या फिर साइकिल कहीं और उड़ा ले गई उसे। उसके गांव के उस लड़के ने भी बताया नहीं कभी गलती से, जिसने उसे वो प्रेम पत्र मेरे हाथों से लेते देखा था। जैसे तैसे मैं दाखिल हो गया शहर के एक नामी कॉलेज में, जहाँ लड़कियाँ जुगनू थीं, तितली थीं, रोशनी थीं, और इन सब के बीच एक चांद भी था, मेरा चांद यानी मेरी अगली प्रेमिका। उसने मुझे शहर से कई हिस्से दिखाए और अपनी देह के भी। मैं खोया रहा महीनों की उसकी भूल भुलैया में। एक दिन उसने तन से परे अपना मन दिखाया, मन जो घायल था, मन जो सिसक रहा था किसी पुराने दंश से। दुनिया अब मरहम थी उस दंश से मुक्ति की। मैं मलहम से कुछ ज़्यादा उसकी कमज़ोरी बनने लगा। एक दिन मुझे माफ़ कर चली गई वो, मुझसे दूर, खुद ब खुद। मैं भी सख्त मजबूत प्रेमी था, नहीं रह सकता था बिना प्रेम के। सो विवाह कर लिया। मेरी पत्नी जो निहायत सहज, सरल, सुंदर और घरेलू किस्म की, दिन रात मैं उससे प्रेम करने लगा। सोते जागते उठते बैठते प्रेम चाहने लगा। उधर वो काम में सने हाथों और व्यस्त नज़रों से मुझे सहलाती। मैं उससे निरा प्रेम चाहता। वो श्रम से भींगी मुझ तक अपने अनुसार ही पहुँचती। मैं झुंझलाता तो छेड़ते हुए कहती, भूखे भजन न होए गोपाला।
वो मुझे मेरी सारी पूर्व प्रेमिकाओं का मिश्रण जान पड़ती है, जो श्रम और अपने रंग से सिक्त पूर्णता में ही प्रकट होती थी। विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं अपनी पत्नी में अपने प्रेम को तलाश लेना, अपनी पत्नी में ही अपनी पूर्व प्रेमिकाओं को देखना और अपनी सभी मैं कहूँगी पांचों इंद्रियों से उसे जानना, समझना, चीनना, ये आलोक की खासियत है। इस कविता की खासियत ये है कि इंद्रियां जहाँ तक नहीं पहुँचती, आलोक अपने राग रंग में, अपने प्रेम में, अपनी संलग्नता, अपनी लगाव में, अपनी तल्लीनता में वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं अपनी कविता में। और उस आँच को, उस सुगंध को, उस स्वाद को, उस स्पर्श को, उस राग को जो खेतों में बुआई करते हुए वो गाती थी, उस सब को अपनी पत्नी में पा लेते हैं भरपूर। दरअसल प्रेम यही है। प्रेम ठहराता नहीं, प्रेम रोकता नहीं, प्रेम रुकता नहीं। प्रेम उन्नयन देता है, आपको उजास देता है, आलोक देता है, आपको उन्मुक्त करता है, प्रेम बांधता नहीं। और पत्नी जब प्रेमी या पति उससे इस तरह के अनुराग की, इस तरह की आसक्ति की, इस तरह के बंधन की ख्वाहिश रखता है, तो पत्नी बड़े ही स्नेह से आँखों से डपट देती है कि जीवन में हर चीज़ में एक नियम बरतना होता है, एक अनुशासन बरतना होता है, और अनुशासित होकर ही निभाते हुए, परवाह करते हुए, एक दूसरे के प्रति दायित्व निभाते हुए प्रेम आगे बढ़ सकता है, ऊंचाई छू सकता है। बेहतरीन कविता है प्रेम को कि ऐसे फ्लेवर को शोधार्थियों आपने नहीं देखा, चिन्हा है, और मैं चाहूँगी कि इसे अपने समकालीन और अन्य कवियों को पढ़ते हुए इसके साथ भी आप तुलना करें। दूसरी कविता है, ये कविता भी मुझे बहुत पसंद आई, साधारण लोग। पेड़ रोपता बूढ़ा था, दुनिया का सबसे करुणाशील व्यक्ति। ये करुणाशील, संभालना, सुरक्षा देना, संरक्षण करना, करुणा, मर्म, ये सब आलोक के प्रिय शब्द हैं। इस हर कविता में वोकैबुलरी में ये शब्द आते हैं। साधारण लोग कविता शीर्षक है। पेड़ रोपता बूढ़ा था, दुनिया का सबसे करुणाशील व्यक्ति, इस सच को वर्तमान ने नहीं भविष्य ने बाँचा। क्योंकि रोपते हुए उसे ये मालूम था कि उसे इस पेड़ से विशाल वटवृक्ष जब बनेगा या फल फूल जब आएंगे तो वह उन्हें भोग सकेगा, उसे ये मालूम था। उसके बावजूद उसने पेड़ रोपा, आने वाली संततियों के लिए, भविष्य को सोचकर। गीत गुनगुनाती स्त्री थी, सबसे बड़ी आश्वस्ति। आप देख रहे हैं, करुणाशील आश्वस्ति। गीत गुनगुनाती स्त्री थी, सबसे बड़ी आश्वस्ति अपने भूखे बच्चों की। इसे समझा उन्होंने उसकी अकाल मृत्यु के बाद। जेब में रखी प्रेमिका की पाती, सीमा पर डटे सैनिक का सबसे बड़ा कवच, उसे भेद कर ही पहुंची गोली उसके सीने तक। योद्धा तो वह बच्चा था जो हंस पड़ा देखकर राजा का नंगा बदन, वरना तो पहनाए हुए थे सब उसे अपनी कायरता का वस्त्र। वो साधारण लोग थे, वो बचाए हुए थे जीवन की असाधारणता। छाँव, आश्वस्ति, प्रेम, साहस, सब उनकी पोटली के दाने थे। आप देख रहे हैं, कविता का एक विराट कैनवास जैसे आलोक बनाते हैं और उसमें रंग डालते हैं छाँव की, सुरक्षा और संरक्षण की, आश्वस्ति की, भरोसे की, प्रेम जो लबालब करता है, प्रेम जो भरपूर कर दे, और साहस जो जोखिम उठाए। इन सारे रंगों का कैनवास एक सुंदर मुकम्मल जीवन बनाता है। और आलोक उन साधारण लोगों के ये असाधारण कर्म दर्ज कराते हैं शोधार्थियों। अगली कविता है नया भारत। जब भी मिलते थे पहले कभी रफ़ी काका, देश दुनिया की सभी मुद्दों पर करते थे खूब चर्चा, हिंसा, महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिक रुझान पर कोसते थे सरकार को। उनके चेहरे पर दिखती थी मुझे भारत के लोकतंत्र की सशक्त
गुलाबी आभा, आत्मविश्वास से भरा उनका नागरिक व्यक्तित्व लगता था मुझे आज़ाद भारत की उपलब्धियों का जीवंत दस्तावेज। पर अब जब भी मिलते हैं काका, कलेजा चीर देती है उनकी फीकी मुस्कान। ज्यादा बोलने से कतराते हैं, हाँ न कहने के अलावा अबोले से काम चलाते हैं। मैं ही कुरेदता हूँ देश दुनिया की बातों पर, राजनीति के घात प्रतिघातों पर काका नहीं पिघलते। बस इतना ही कहकर पल्ला छुड़ा लेते हैं कि बेटवा सब अच्छा तो हो रहा है, देश बदल रहा है, डंका बज रहा है। कहते हुए नजरें चुराते हैं वो, उनकी झुकी पलकों में लोकतंत्र से सकता है। बेहतरीन पंक्ति है। उनकी झुकी पलकों में लोकतंत्र से सकता है, एक पुराना भारत रिश्ता है, बहुत कुछ पिघलता है। इस समय के अंतराल में भारत और न्यू इंडिया के इस गैप में लगातार बदलते हुए देश के मैप और परिदृश्य में आलोक जो देखते चिन्हते हैं वो आपके सामने साक्षात कराते हैं, आपके सामने एज इट इज़ यथावत रख देते हैं। दो धर्म, दो जात, दो समुदाय के बीच एक संशय, एक संकोच, एक अविश्वसनीयता पसर रही है सब तरफ। हम एक दूसरे को शक सुबह से देख रहे हैं, हम एक दूसरे के प्रति वो लगाव, वो अपनाव, वो जुड़ाव नहीं महसूस रहे। बोलते बतियाते हुए बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच समझ कर बोल रहे हैं, यानी कि हम बेतकल्लुफ़ नहीं रहे। और इस तकल्लुफ़ी में अविश्वास बढ़ता जा रहा है, और अविश्वास अगर बढ़ रहा है, फांक बढ़ रहा है, दुराव बढ़ रहा है, तो देश बदल रहा है। वो मैप पर बदल रहा है, मानचित्र जैसा भी हो, भौगोलिक स्थितियाँ जैसी भी हों, लेकिन ये किस तरह का परिवर्तन है जो मनों में फांक किए दे रहा है, जो एक बड़े अंतराल को दिखा रहा है। आलोक की ये कविता सच्ची कविता है। अगली कविता है एक अकेले तुम। मिट्टी का एक ढेला हिला देता है ताल पोखर के शांत जल को। एक चिड़िया भर देती है उत्साह के संगीत से उदास वातावरण को। एक कांटा चुभ कर रोक देता है आतताई के निर्मम विजय प्रयाण को। प्रकट होकर अतीत का एक क्षण गिरा देता है भर भरा कर वर्तमान के तिलिस्म को। सोचो सोचो एक अकेले तुम क्या नहीं कर सकते हो। सोचो एक अकेले तुम क्या नहीं कर सकते हो। दे सकते हो मनुष्यता को, दे सकते हो मनुष्यता को। तो कहते हैं ना कि हम अकेले हो गए, हम असहाय हो गए, हमें कहीं से सहयोग नहीं मिल रहा, संग साथ नहीं मिल रहा। हम अकेले क्या कर गुजरेंगे। इस बदलाव में दुनिया को बदलने चले हैं, अच्छा को अच्छा कहने चले हैं, बुरे को बुरा कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम संगठित नहीं हैं, एक सूत्रित नहीं हैं, और हर कोई खंडित है और अकेला है। तो ये जो अकेले अकेले की लड़ाई है, और ये सोचना, ये सोच संकोच से भर देना, ये पूर्वाग्रह से भर देना या दुराग्रह से भर देना, आलोक कहते हैं नहीं, एकला चलो रे, যদি তোর ডাক শোনে কেউ না আসে তবে একলা चलो रे। तुम्हारी आवाज़ सुनकर, पुकार सुनकर भी अगर कोई तुम्हारा संग साथ न दे तो अकेले चलो, शुरुआत करो। और कहीं से भी जिसने अकेले शुरुआत की, ये अकेलों की सारी कुवत काबिलियत आलोक गिनाते हैं कि हो सकता है अकेले से भी, हो सकता है अकेला भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है, चाहे वो एक कांटा हो, एक चिड़िया हो, एक मिट्टी का ढेला हो। मिट्टी का ढेला कंपन पैदा कर देगा, स्पंदन, समाज में हलचल पैदा कर देगा। तो वो उस समानांतर आपको आलोक उस अपनी कविता की दुनिया में रचते हुए बता रहे हैं कि वो चिड़िया भी काफ़ी है, वो कांटा भी काफ़ी है जो आतताई को भरभरा कर गिरा दे। या क्या नहीं कर सकते हो समूची मानवीय सृष्टि के लिए, मानवीय प्रजाति के लिए अकेले होने का बहाना नहीं चलेगा। संग साथ पाने के लिए नेतृत्व तो करना होगा, और नेतृत्व अकेले का ही होता है। अगली कविता है काश। एक इच्छा है, एक उच्छ्वास है, एक कामना है।
कितना अच्छा हो ना कि जब प्रेम में हो बेटियां, तब सिर पर रख के हाथ पिता भी जताए अपना प्यार और बताए कि प्रेम अकेला नहीं होता। वो बतियाएं बेटियों से अपने पहले प्रेम की दास्तां, खोलें उस स्नेहिल रिश्ते का पिटारा जो है उनकी माँ के ही नाम। काश प्रेम को उत्सव की तरह बरतें पिता। कितना अच्छा हो ना कि प्रेम में पड़ी बेटी को पढ़ाएं प्रेम पथ के कुछ ज़रूरी सलीके पिता, और ये भी कि स्वाभिमान और सम्मान से रिक्त प्रेम प्रेम नहीं होता। पिता समझाएं कि प्रेम में परीक्षा कभी ख़त्म नहीं होती, इंतज़ार इसके हिस्से की देहरी है और दुनिया की कोई भी देहरी हो सकती है पराई, पर पिता का रहेगा हमेशा ही उसका, पर पिता का रहेगा हमेशा ही उसका देहरी। कितना अच्छा हो कि अखबारों में ना आए कभी खबर इज्जत के नाम पर हत्या की, ऑनर किलिंग पर। दरअसल ये सोच, मैंने कहा ना कि आलोक की कविताओं में सोशल इश्यूज होते हैं, मुद्दे होते हैं, और इस बहाने वो नई नस्ल को, नई पीढ़ी को, बच्चों को, और जो तैयार हो रहे हैं, जो कल भविष्य बनेंगे, जो कल माता पिता बनेंगे, उनके हाथ ये बागडोर थमाते हुए दरअसल उनका संस्कार कर रहे होते हैं। उनको वो सोच समझ, वो वैचारिक समझ आलोक दे रहे होते हैं जो बेहद लाजिम है। कितना अच्छा हो अखबारों में ना आए कभी खबर इज्जत के नाम पर हत्या की, और पिता हर हाल में रहें बेटियों के पिता। बेटियां पराई नहीं होती और धन तो नहीं ही होती। उन्हें संपत्ति की तरह, उन्हें ऑब्जेक्ट की तरह देखना बंद करें। बेटियां खानाबदोश नहीं होती, वो अपने पिता से पहचानी जाती हैं, और पिता माँ से उनका नाभिनाल का अगर रिश्ता हो तो पिता से मन का एक तंतु ऐसा जुड़ा होता है जो कितनी भी दूर पिछड़ जाएं, छूट जाएं बेटियां, पिता का अंतर मन उनसे इस कदर जुड़ा हुआ होता है कि उनका पिता का स्वाभिमान, पिता का मान ठसक, पिता का रुआ, पिता की मूछ, पिता का वर्चस्व, पिता की इज्जत, आबरू, मर्यादा, इन सारे नामों से जिनको बुलाया जाता है, वो प्रेम को सबसे पहले सीखती हैं। प्रेम करना ही अगर सीखती हैं वे, तो अपने उस आइडियल पुरुष पिता से, पिता के प्रेम को देखकर उनके मन में, जीवन में प्रेम उतरता है, और उससे वो सीखती हैं। पहली पाठशाला, प्रेम की पहली पाठशाला उसके माता पिता ही होते हैं, उनका दैनंदिन व्यवहार होता है। और पिता अगर उनके इस भीतर की गांठ को, झिझक को, संकोच को तोड़ दे, एक मित्र के नाते, एक दोस्त बनकर उसका हाथ थाम ले, उसकी उस भावना पर, उसकी उस संवेदन पर, उसकी उस अनुभव पर, उसकी उस स्मृतियों पर साझेदारी करे, साथ बैठे, निभाए, बतियाए, तो बहुत कुछ खुल सकता है। और ऑनर के नाम पर ये जो कुछ व्यभिचार घट रहा है समाज में, जो अत्याचार, अनीति हो रही है समाज में, वो रुक सकता है। बेहद बेहतरीन कविताओं के साथ आलोक मिश्रा को हम सब शुभकामनाएं देते हैं। वो रचते रहें, और क्योंकि जो रचेगा वो बचेगा, और बचाए रखें इस दुनिया को, इस मासूम दुनिया को, बच्चों की, बुज़ुर्गों की, महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण की इसी तरह से मनोकामना करते रहें। बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई।